कृषि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का 48.9% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा व्यवसाय है। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। 1 जुलाई से 30 जून भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि अमेरिका में यह 4% है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसे 5% करने का सुझाव दिया है। 2011-12 के स्थिर कीमत पर सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2017-18 में कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्र का हिस्सा 17.1% रह गया है। इसे आप करंट के अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन की संशोधित विधि के अनुसार स्थिर कीमतों 2011-12 पर सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड में विकास दर 2016-17 में 6.3% आकलित की गई है। वर्ष 2017-18 के लिए यह वृद्धि दर 3.4% आकलित की गई है। कुल सकल पूंजी निर्माण के अनुपात के रूप में सकल कृषि पूंजी निर्माण 2011-12 मूल्य की कीमतों पर 2011-12 में 8.6% से गिरकर 2013-14 में 7.4% रह गई। CSO द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार कृषि से GVA GDP में कृषि और संबंध में GCF का प्रतिशत शेयर में 2012-13 में 16.6% से 2015-16 में 16.3% तक गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाता है। देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। इससे संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पे दिए हैं, इनको देख लेते हैं। कृषिगत उपजों के अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य ये दो वर्ष 2016-17 के हिसाब से हैं। उपज और राज्य कुल उत्पादन का प्रतिशत यहाँ पे दिया है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 13.7%, गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 30.6%, मक्का सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में म से महाराष्ट्र 14.5%, मोटा अनाज राजस्थान में 15.8%, दालें मध्य प्रदेश में, इसे याद रखिएगा, दालें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 27.2%, कुल खाद्यान्न सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं 17.8%, मूंगफली गुजरात में 41.8%, सरसों राजस्थान में 46.5%, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, ये भी कई बार यूपी में पूछा जाता है, 51.3% सोयाबीन मध्य प्रदेश में, सनफ्लावर कर्नाटक में 41.7%, समस्त तिलहन मध्य प्रदेश में 27%, गन्ना उत्तर प्रदेश में 41%, कपास गुजरात में 32.1%, जूट जो कि सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में 75.1%। कृषि आदान व उत्पादन। भारतीय कृषि अब भी मानसून पर ही निर्भर करती है। वर्ष 2012-13 पूरे भारत के कुल फसल उत्पादन क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र 33.9% था। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र के दृष्टि से 4 राज्यों का अवरोही क्रम घटते क्रम में है। उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है असम। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब 97.8% है और सर्वाधिक असिंचित राज्य है मिजोरम 92.7%। नलकूप, कुआं तथा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल के आधार पर निम्न क्रम है। पहला नलकूप, उसके बाद कुआं, उसके बाद नहर, उसके बाद कुआं। पहला नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं। नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। देश के अधिकतर भागों में भारतीय मृदा में बोरोन, जिंक, तांबा, लोहा आदि जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है। बोरोन, जिंक, तांबा, लोहा आदि जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है भारतीय मृदा में। ICAR द्वारा किए गए शस्य विज्ञान संबंधी परीक्षणों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनुपूर्ति करने वाले उर्वरक
3.3% से 0.6% टन प्रति हेक्टेयर तक अनाज में अतिरिक्त उपज बढ़ा सकती है। कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी 2019 को जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार पूर्व वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन में कुछ गिरावट संभावित है। चावल का उत्पादन इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है, जबकि गेहूं, मोटे अनाजों, दालों, मूंगफली, गन्ना व कपास के उत्पादन में गिरावट का अनुमान इन आंकड़ों में लगाया गया है। प्रमुख फसलों का उत्पादन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार इसे देख लेते हैं। ये मिलियन टन में है। उपज है 2016-17 में, 2017-18 में और 2018-19 में। यहाँ पे कुल खाद्यान्न है और कुल खाद्यान्न 2016-17 में 275.11 और 2017-18 में 284.83 और यहाँ पे 2018-19 में द्वितीय अनुमान जो लगाया गया है 281.37। तो ये अब करंट के अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे, फिर भी मैं इसे एक बार पढ़ देती हूँ। जिसमें जो चावल है वो 109.70 था 2016-17 में और ये रिवाइज्ड होके है 112.92, मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है। और 2018-19 में भी इसमें 115.60 बढ़ोतरी है। गेहूँ 98.51 और 2017-18 में 99.70 और 18-19 में 99.12। मोटे अनाज 43.77 और 2017-18 में 46.99 और उसके बाद 2018-19 में 42.64। मक्का 25.90 और यहाँ पे 28.72 और 27.80 2018-19 में। दलहन 23.13 और 17-18 में 25.23 और 18-19 में 34.02। 18-19 ही यहाँ पे दिया हुआ है 34.02। चना जो है वो 9.38 था 2016-17 में, 17-18 में 11.23, 18-19 में 10.32। तूर 4.89 और 17-18 में 4.25, 18-19 में 3.68। उड़द 2.86 16-17 में, 17-18 में 3.56 और 18-19 में 3.36। तिलहन 2016-17 में 31.28, 17-18 में 2017-18 में 31.31 और 2018-19 में 31.50। सोयाबीन जो है वो 2016-17 में 13.16 और 2016-17 में 10.98 और 2018-19 में 13.69। मूंगफली 2016-17 में 7.48, 7.46, 2017-18 में 9.18, 2018-19 में 6.97। अरंडी यानी कि कैस्टर सीड 1.38 और 16-17 में 1.57, 18-19 में 2018-19 में 1.18। रेपसीड और एवं सरसों 2016-17 में 7.92, 2017-18 में 8.32 रिवाइज और 2018-19 में 8.40। गन्ना जो है वो 306.07 है 2016-17 में, उससे बढ़कर ये 2017-18 में 376.91 था और उससे भी ज़्यादा बढ़ गया 2018-19 में 380.83। कपास मिलियन गांठें, यहाँ गांठों में है कपास, तो 2016-17 में 32.58 और 2017-18 में 34.89 और उसके बाद कम होके 2018-19 में 30.09। जूट व मेस्ता ये भी मिलियन गांठों में है, तो ये 16-17 में 10.96 और 17-18 में 10.14 और 18-19 में 10.07। आर मीन्स रिकॉर्ड उत्पादन हुए हैं ये, और जहाँ पे स्टार बने हैं उसका मतलब है प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम, और यहाँ पे जहाँ पे एट द रेट है
प्रत्येक गांठ में 180 ग्राम, यानी कि ये 180 ग्राम है और यहाँ पे प्रत्येक गांठ में 170 ग्राम है। और जहाँ जहाँ पे भी आर था इसका मतलब ये रिकॉर्ड उत्पादन हुए हैं, और मैंने रिवाइज्ड बोला था तो उसके लिए सॉरी, आप इसे रिकॉर्ड समझिएगा कि ये रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं एक और चार्ट दिखाया गया है। यहाँ पे फसल है, इसकी लागत है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है और एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई है वो भी दर्शाया गया है। एक एक करके इनको देखते हैं। फसल है यहाँ पे सामान्य धान जो 2018-19 में 1166 है प्रति कुंटल के हिसाब से, और न्यूनतम समर्थन मूल्य 2089 में 1750 है। ये आपने करंट की जो हमने कोई भी बुक्स अपलोड की हैं आप उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को पढ़िएगा, तो इसकी इम्पोर्टेंस अभी के टाइम पे नहीं है, तो इसे मैं छोड़ देती हूँ। आप इसे करंट के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। मैंने जो भी करंट की बुक अपडेट की है आप उसी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को पढ़िएगा, क्योंकि ये अब आउटडेटेड हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कृषिगत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा 24 महत्वपूर्ण कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जिसे कहते हैं की घोषणा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP द्वारा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP द्वारा की जाती है। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, जिसे 1985 में कृषि लागत व कीमत आयोग का नाम दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक वृद्धि रागी के मामले में हुई, जिसे 1900 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2897 प्रति क्विंटल 52.5% किया गया। वर्ष 2018-19 के लिए गन्ने के उत्पादन लागत 155 प्रति क्विंटल आकलित की गई थी, जबकि पिराई सत्र 2018-19 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य 275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। ये भी आप करंट के अकॉर्डिंग ही अपडेट करेंगे, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उनको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। यानी वर्ष 2017-18 के 255 प्रति क्विंटल से 20 रुपये अधिक है। भारतीय मृदा का 67% हिस्सा कम जैविक कार्बन से युक्त है, इसलिए जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ डेटा हैं, इनको देख लेते हैं। विपणन वर्ष 2019-20 के लिए रबी उपजों के नए समर्थन मूल्य, ये भी आप करंट के अकॉर्डिंग ही देख लेंगे। जींस उचित औसत गुणवत्ता न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं इनको भी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य था, ये 2019-20 का है, तो ये 1840, जौ का 1440, चने का 4620, मसूर लेंटिक 4475, 4475, रेपसीड सरसों 4200, कुसुम्भ 4945। आइए इसे आगे देखते हैं। ये करंट के अकॉर्डिंग ही अपडेट करने की चीज़ है। भारत में कृषि उत्पादन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, खाद्यान्न और अखाद्यान्न। इसमें अखाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 2/3 और खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 1/3 है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व की कुल कॉफ़ी उत्पादन में 4% भाग का उत्पादन भारत विश्व में छठा स्थान है, ब्राज़ील प्रथम में होता है। मतलब विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है। भारत विश्व में छठे स्थान पर है और ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 56.5% केवल कर्नाटक राज्य में होता है, यानी कि कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश और पंजाब हैं। ये भी बार बार अपडेट होता रहता है, तो इसे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 में से लागू किया गया है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 से लागू किया गया है। भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं: मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा काश्तकारी सुधार और तीसरा कृषि का पुनर्गठन।
पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर किया जा चुका था। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के उपाय किए गए। पहला, लगान का नियमन, दूसरा, काश्त अधिकार की सुरक्षा तथा तीसरा, काश्तकारों की भूमि का मलिकाना अधिकार। कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के उपाय हैं। पहला, जोतों की सीमाबंदी तथा जोतों की चकबंदी किए गए हैं। जोतों की सीमाबंदी जोत का वह महत्तम क्षेत्रफल है जो राज्यों के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा जिससे अधिक जोत का होना अवैध माना जाता है। जोतों की चकबंदी विभाजित व खंडित जोतों को इकट्ठा करना है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रांत का है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली जोत सीमांत जोत, 1 से 4 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत तथा 4 हेक्टेयर से बड़ी क्षेत्रफल वाली जोत वृहद जोत कही जाती है। भारत में सबसे पहले 1920 ईस्वी में बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है, जिसकी पैदावार में 500% की वृद्धि हुई है। कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन तथा साहूकार संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आढ़तिये प्रमुख हैं। कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियां और सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख हैं। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में हुआ था। प्राथमिक सहकारी समिति अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। कृषि उत्पाद बोर्ड, निकाय मुख्यालय और इनका अधिनियम कब अधिनियमित हुए थे वो? कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु कर्नाटक में है। कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 4 के। रबर बोर्ड कोट्टायम में है। रबर अधिनियम केरल 1947 द्वारा। चाय बोर्ड कोलकाता में है मुख्यालय। चाय अधिनियम 1953। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। तंबाकू अधिनियम आंध्र प्रदेश 1975। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में। मसाला अधिनियम 1986। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली में है। 26 दिसंबर 2008। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है। 2 जनवरी 2009। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में मुख्यालय है और ये 2006 में आया था। संबंध क्षेत्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग। भारतीय कृषि प्रणाली रोजगार, भारवाही पशुओं और खाद्य प्रदान करते हुए खेती की मिश्रित फसल पशुधन खेती प्रणाली है। 2014-15 में भारत में 146.3 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2013-14 के 137.69 मिलियन टन से 6.26% अधिक है। इसे भी करंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। 2014-15 में विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। यहाँ विश्व के दुग्ध उत्पादन 18.5% उत्पादित किया गया है। FAO के अनुसार 2014 में विश्व में 789 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2013 के 765 मिलियन टन से 3.1% अधिक है। वर्ष 2014-15 में भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 322 ग्राम प्रतिदिन हो गई। यह 2013 के दौरान 294 ग्राम प्रतिदिन के विश्व औसत से अधिक है। वर्ष 2014-15 में अंडों का उत्पादन लगभग 78.48 मिलियन तथा मुर्गे के मांस का उत्पादन अनुमानतः 3.04 मीट्रिक टन था। मत्स्य उद्योग का हिस्सा देश के GDP का लगभग 1% तथा कृषि के GDP का 5.08% है। 2014-15 में कुल मछली उत्पादन 10.16 मीट्रिक टन था, जो 2013-14 के उत्पादन से 6.18% अधिक है। 2015-16 की पहली 2 तिमाहियों में 4.79 मीट्रिक टन अनंतिम मछली उत्पादन का अनुमान है। 2015 के FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 194.6 मिलियन है। भारत का कृषि व्यापार।
विश्व व्यापार संगठन WTO की व्यापार सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व व्यापार में भारत का कृषि निर्यात और निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमशः 2.46% और 1.46% था। कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात वर्ष 2014-15 में इसे जो सेम लाइन लिखी है आप इसे करंट के अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे में 12.08% हो गया है, या आप करंट की बुक से इसे अपडेट कर सकते हैं। इसी अवधि के दौरान कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि आयात का 5.82% हो गया। अगला टॉपिक है उद्योग। आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। सन 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया, परंतु मूल उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। भारत में औद्योगिक नीति पुनः सन 1956 ईस्वी में लाई गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए। सन 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति में उद्योगों की 4 श्रेणियां बनाई गईं, जबकि सन 1956 ईस्वी की नीति में इसे घटाकर 3 कर दिया गया। सन 1973 ईस्वी में दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया। सन 1980 ईस्वी की औद्योगिक नीति आर्थिक संघवाद की धारणा से प्रेरित थी तथा इसमें कृषि पर आधारित उद्योगों की रियायतें देने की नीति अपनाई गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई, जिसमें व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा की गई। इस नई औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को जोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में 13 और उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया, जिससे लाइसेंसिंग की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की संख्या वर्तमान में घटकर 5 रह गई है। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख हैं। सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम हैं जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या 2 है, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन। रक्षा संबंधी उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसमें 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति 2015 में प्रदान की गई। नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। 1997 ईस्वी में यह दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए ही सृजित किया गया था। कालांतर में यह संख्या बढ़ती रही और 21 दिसंबर 2009 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया। यह दर्जा उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में औसतन 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया हो। साथ ही 3 वर्षों में इनका औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का हो तथा इस अवधि में इन कंपनियों का नेटवर्थ भी औसतन 15,000 करोड़ रुपए रहा हो। इसके साथ ही कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो और कंपनी का विदेश में भी कारोबार हो। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां जहां 1,000 करोड़ रुपए तक निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती हैं, वहीं महारत्न कंपनियों का 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों के लिए यह स्वायत्तता प्राप्त होगी। यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, इसे देख लेते हैं। लाइसेंसिंग की आवश्यकताओं से युक्त उद्योग कौन कौन से हैं? अल्कोहल युक्त पेयों का आस्वादन व इनसे शराब बनाना, तंबाकू के सिगार व सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण सभी प्रकार के, डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री। 5वां है खतरनाक रसायन, यानी कि इन सब के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां, अभी मैंने करंट की बुक में इस चीज़ को अपडेटेड वर्जन में पढ़ाया है, तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा
और यहाँ पे जिन कंपनियों को है एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना वर्ष 1974, मुख्यालय है मुंबई, HPCL जिसे कहते हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, स्थापना वर्ष है 1986, नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL 1954 में स्थापना वर्ष है और मुख्यालय है बेंगलुरु। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, स्थापना वर्ष है 1940 और मुख्यालय है बेंगलुरु। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC 1986 में स्थापना वर्ष, मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC 1958 में और मुख्यालय है हैदराबाद। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL 1989 में स्थापना वर्ष और मुख्यालय नई दिल्ली में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC 1969 में, मुख्यालय नई दिल्ली। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको 1981 में, मुख्यालय है उड़ीसा में। भारतीय नौवहन निगम SCI 1961 में स्थापना वर्ष और मुख्यालय है मुंबई में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL 1982 में, विशाखापत्तनम। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL 1959 में, डुलियाजन मुख्यालय है। निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC, चेन्नई में मुख्यालय है, 1956 में स्थापना वर्ष। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड 1960 में और नई दिल्ली में मुख्यालय। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL 1965 में, नई दिल्ली में। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड 1988 में। जुलाई 2014 में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। यह रेल मंत्रालय के अधीन है। अगला दिया है भारत की महारत्न कंपनियां, स्थापना वर्ष और उनका मुख्यालय। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC 1975 में और नई दिल्ली में मुख्यालय है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC 1956 में और इनका मुख्यालय है देहरादून में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL 1974, स्थापना वर्ष नई दिल्ली, मुख्यालय। भारतीय तेल निगम IOC 1964 में, स्थापना वर्ष, मुख्यालय नई दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड CIL 1975, कोलकाता में मुख्यालय है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL 1964 में, स्थापना वर्ष नई दिल्ली, मुख्यालय है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया GAIL 1984 में, स्थापना वर्ष नई दिल्ली, मुख्यालय है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL 1977 में स्थापना वर्ष है और मुंबई मुख्यालय है। 20 मई 2010 को भारत सरकार ने 4 सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया था। 5वीं महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को अप्रैल 2011 में, भेल और गेल को 2013 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया। 24 जनवरी 1976 को ब्रह्मशेल को भारत सरकार ने अधिग्रहण कर भारत रिफाइनरी लिमिटेड बनाया। 1 अगस्त 1977 को भारत रिफाइनरी लिमिटेड का नाम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। सितंबर 2017 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। मिनी रत्न योजना का प्रारंभ अक्टूबर 1997 को किया गया। 2 जून 2015 को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया। परिणामतः मिनी रत्न कंपनियों की संख्या मई 2016 तक 74 हो गई, जिसमें मिनी रत्न फर्स्ट की संख्या 57 और मिनी रत्न सेकंड की संख्या 17 है। मिनी रत्न फर्स्ट सरकार की अनुमति के बिना 500 करोड़ रुपए या अपने शुद्ध मूल्य के बराबर में से जो कम हो खर्च कर सकती है। वहीं मिनी रत्न सेकंड कंपनियां शुद्ध मूल्य का 50% अथवा 150 करोड़ रुपए में जो कम हो तक खर्च कर सकती है। बड़े उद्योगों के लिए IDBI, IFCI, ICICI, IRCI तथा लघु उद्योगों के लिए SIDBI ऋण देता है। आर्थिक गणना 2005 के अनुसार देश के कुल 4.212 करोड़ उद्यमों में 50% से अधिक उद्यम 5 राज्यों
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। कृषि के बाद कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। चीन के बाद भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। देश के कुल रेशम उत्पादन का आधे से कुछ अधिक भाग अकेले कर्नाटक में ही उत्पादित किया जाता है। लघु व कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान 1977 ईस्वी की औद्योगिक नीति में दिया गया। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। इस समय देश में 422 जिला उद्योग केंद्र हैं। लघु उद्योग को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से 1990 में सिडबी अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। निजीकृत की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। सार्वजनिक कंपनी और निजी क्षेत्र की जिस कंपनी को बेचा गया। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बाल्को स्टरलाइट इंडस्ट्री, सीएमसी टाटा सन्स, हिंद टेलीप्रिंट्स, HFCL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, टाटा समूह की पैनाटोन फिनवेस्ट, IBP लिमिटेड, भारतीय तेल निगम, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, जुआरी मारोक फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबंध है। लघु उद्योग वैसे उद्योग हैं जिनमें अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए का निवेश हुआ हो। कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख रुपए है। शुमाखरन की प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल लघु उद्योगों की उपयोगी भूमिका पर महत्वपूर्ण एवं बहुचर्चित पुस्तक है। लघु उद्योगों की उपयोगी भूमिका पर महत्वपूर्ण एवं बहुचर्चित पुस्तक है शुमाखरन की प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्यमों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 8%, विनिर्मित उत्पादन में 45% तथा निर्यातों में 40% रहा है। MSME की चौथी अखिल भारतीय संगणना के अनुसार इसमें 6 करोड़ लोग रोजगार में हैं। इसमें से 28% इकाइयाँ विनिर्माण तथा 72% सेवा क्षेत्र में थी। लघु उद्योग विकास संगठन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO यह केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के अधीन होता है और इसका मुख्य अधिकारी विकास कमिश्नर होता है। यह लघु उद्योगों के संबंध में नीति निर्धारक, समन्वयक तथा नायक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC, इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसका मुख्य कार्य किराया क्रय पद्धति पर छोटे उद्योगों को मशीनरी उपलब्ध कराना है। इन दोनों के अतिरिक्त देश में 3 राष्ट्रीय स्तर के उद्यमशीलता एवं लघु विकास संस्थान हैं। पहला भारतीय उद्यमशीलता संस्थान गुवाहाटी, दूसरा राष्ट्रीय उद्यमशीलता लघु विकास व्यापार संस्थान नोएडा में, तीसरा राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से करना शुरू किया। इसका मुख्यालय लखनऊ है। इसकी क्षमता पूंजी 250 करोड़ रुपया है। यह उन सभी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के कार्य करती है जो लघु उद्योगों के प्रवर्तन में जुटे हैं। औद्योगिक रुग्णता यानी इंडस्ट्रियल सिकनेस। किसी कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कंपनी तब कहा जाएगा जब विगत लगातार 4 वर्षों में से किसी एक या अधिक वर्षों में वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी संचित हानि इसकी नेट वर्थ का 50% या उससे अधिक हो, अथवा जो लगातार 3 तिमाहियों तक अपने ऋणदाताओं को अपनी देयताओं का भुगतान करने में असफल रही हो। औद्योगिक रुग्णता के संबंध में 1985 में नारायण दत्त तिवारी समिति की सिफारिशों पर रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट SICA पारित किया गया।
जनवरी 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR की स्थापना की गई, जो मई 1987 से प्रभावी हुआ। 1993 में गठित ओंकार गोस्वामी समिति ने BIFR की भूमिका में परिवर्तन की बात की। वहीं बालकृष्ण इराडी समिति ने BIFR को समाप्त करने की तथा राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की स्थापना का सुझाव दिया। NCLT को यह शक्ति प्राप्त है कि वह रुग्ण कंपनियों में जांच के बारे में कारगर व्यवस्था करे तथा निवारण हेतु आवश्यक कार्रवाई करे। यदि रुग्ण इकाइयों का उद्धार संभव न हो तो उनके विलय और पुनर्गठन के यथास्थिति आदेश पारित करे। यहाँ पे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में दिया है, एक बार देख लेते हैं। देश को विश्व का पसंदीदार मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को की। मेक इन इंडिया का प्रतीक कोक्स से बने शेर हैं। रुग्ण कंपनियों के पुनर्वास हेतु कंपनी एक्ट में संशोधन के द्वारा पुनर्वास विधि की स्थापना की गई है, जिसका निर्माण कंपनियों की वार्षिक बिक्री या सकल प्राप्ति पर 0.5% से 1% उपकर के द्वारा होगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना संविधान के विशेष अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 1948 को की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई थी। IFCI का उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन शाख उपलब्ध कराना है। ICICI अर्थात भारतीय औद्योगिक शाख एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना सन 1955 ईस्वी में भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई। ICICI का कार्य निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता करना है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थान सबसे ऊंचा है। नोट: आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार देश की GDP में औद्योगिक क्षेत्र का अंश 2011-12 में लगभग 27.3% था। वर्ष 2018-19 के लिए यह 31.48% अनुमानित किया गया है। विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन। भारत के विदेश व्यापार के अंतर्गत भारत से होने वाले सभी निर्यात एवं विदेशों से भारत में आयातित सभी सामानों से है। विदेश व्यापार भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की देखरेख में होता है। विगत 10 वर्ष से भारतीय व्यापारिक माल व्यापार सीमा शुल्क आधार पर 2004-05 में 195.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2017-18 में बढ़कर 768.956 बिलियन अमेरिकी डॉलर होकर लगभग 4 गुना बढ़ गया है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वैश्विक निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा वर्ष 2004 में क्रमशः 0.8% और 1% से 2017 में बढ़कर 0.168% और 2.48% हो गया है। ये निर्यात है और ये आयात है। प्रमुख निर्यातकों और आयातकों की दृष्टि से भारत का स्थान वर्ष 2004 में क्रमशः निर्यातकों के हिसाब से 30, आयातकों के हिसाब से 23 से सुधरकर 2017 में क्रमशः 20 और 11 हो गया है। भारत के कुल माल व्यापार में GDP अनुपात में भी वर्ष 2004-05 के 29% से 2017-18 में 29.54% पर आ गया। वर्ष 2016-17 में देश के निर्यात 275.82 बिलियन डॉलर के रहे, जो वर्ष 2015-16 की इसी अवधि की तुलना में 5.3 की वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2016-17 में देश के आयात 384.36 बिलियन डॉलर के रहे, जो वर्ष 2015-16 की तुलना में 0.9% की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2016-17 में देश का व्यापार घाटा 108.5 अरब डॉलर रहा, जबकि वर्ष 2015-16 में यह घाटा 118.716 बिलियन डॉलर था।
2017-18 में भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े इस तरीके से हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत के वस्तुगत निर्यात डॉलर मूल्य में 303.526 अरब डॉलर व आयात 465.580 अरब डॉलर के रहे हैं, जबकि पूर्व वर्ष 2016-17 में यह क्रमशः 275.82 अरब डॉलर व 384.36 अरब डॉलर रहे थे। इस प्रकार 2017-18 में डॉलर मूल्य में वस्तुगत निर्यातों में 10.3% की एवं वस्तुगत आयातों में 21.13% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर हमें इन आंकड़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ये 2017-18 के आंकड़े हैं और हमें इसे करंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो जो भी आपकी करंट की उस टाइम पे जो भी मैगज़ीन आई होगी उसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको उसमें ये सारे डेटा मिल जाएंगे। 2017-18 में डॉलर मूल्य में वस्तुगत व्यापार घाटा 162.20 अरब डॉलर का रहा। 2017-18 के दौरान रुपए मूल्य में भारत के निर्यात इतने करोड़ रुपए के एवं आयात इतने करोड़ रुपए के रहे हैं। पूर्व वित्तीय वर्ष 2016-17 में रुपया मूल्य में भारत के निर्यात व आयात क्रमशः, यहाँ पे बड़े अमाउंट हैं, इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये पुराने हैं तो इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे कि किस टाइप से हमें इन्हें पढ़ना है। इस प्रकार 2017-18 के दौरान रुपए मूल्य में निर्यातों में 5.79% व आयातों में 16.42% की वृद्धि दर्ज की गई। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2017 में वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक वस्तुगत निर्यातों में भारत का अंश 1.68% और वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक निर्यातों में भारत का अंश 3.47% दर्ज की गई। व्यापार की दिशा। विदेशी व्यापार की दिशा से आशय निर्यात के गंतव्य स्थल तथा आयात के स्रोत से है। भारत की विदेशी व्यापार की दिशा में लगातार परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। भारत के व्यापार की दिशा में चीन को होने वाले निर्यात तथा चीन से होने वाले आयात में महत्वपूर्ण अंतराल है। भारत के आयातों में चीन की हिस्सेदारी 16.5% है, जबकि भारत के निर्यातों में चीन की हिस्सेदारी मात्र 3.3% है। निर्यातों में अमेरिका भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा खरीदार देश है, जिसकी भारत के कुल निर्यातों में 16% से अधिक की हिस्सेदारी है। चीन के बाद अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई भारत के अन्य प्रमुख आयात के स्रोत वाले देश हैं। 2017-18 में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल और यूके ऐसे शीर्ष 5 देश हैं जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में है। क्रमशः 21.3 अरब डॉलर, अमेरिका के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ 6.4 अरब डॉलर और बांग्लादेश के साथ 8.1 अरब डॉलर और उसके बाद नेपाल के साथ 6.1 अरब डॉलर और यूके के साथ 4.9 अरब डॉलर। 2017-18 में भारत के आयात साझीदारों में से 5 शीर्ष देश हैं: चीन, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरब, इराक तथा दक्षिण कोरिया। इनके साथ भारत का व्यापार घाटा है, क्रमशः 63 अरब डॉलर, यानी कि ये चीन के साथ में, और स्विट्ज़रलैंड के साथ में 17.8 अरब डॉलर, सऊदी अरब के साथ में 16.7 अरब डॉलर, इराक के साथ में 16.1 अरब डॉलर, दक्षिण कोरिया के साथ में 11.9 अरब डॉलर। भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन का तात्पर्य किसी देश का अन्य देश के निवासियों के साथ 1 वर्ष की अवधि में समस्त लेन देन होता है। भुगतान संतुलन खाते के 2 भाग होते हैं: चालू खाता करंट अकाउंट और पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। चालू खाते के अंतर्गत वस्तुगत व्यापार, आयात प्लस निर्यात के साथ साथ अदृश्य मदों, बीमा, परिवहन, पर्यटन, उपहार आदि की लेनदारियों व देनदारियों को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी खाते में पूंजीगत लेन देन, ऋणों की प्राप्तियां व अदायगियां, करेंसी लदान, स्वर्ण हस्तांतरण आदि की प्रविष्टियां की जाती हैं। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की स्थिति जानने के लिए चालू खाते का संतुलन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत का व्यापार संतुलन निरंतर प्रतिकूल बने रहने के कारण चालू खाते में घाटे की स्थिति निरंतर बनी हुई है। चालू खाते के घाटे से तात्पर्य भुगतान संतुलन के चालू खाते में विदेशों से कुल प्राप्तियों पर विदेशों के लिए कुल देयताओं के आधिक्य से है। विदेशों से प्राप्तियां देयताओं की तुलना में अधिक रहने से चालू खाते में आधिक्य की स्थिति मानी जाती है। चालू खाते में घाटा रहने पर उसकी भरपाई पूंजी खाते में आधिक्य प्राप्त कर की जाती है।
पूंजी खाते की प्राप्तियों में विदेशी निवेश की प्राप्तियां व विदेशी ऋणों की प्राप्तियां आदि पूंजीगत प्राप्तियां शामिल रहती हैं। रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के पहले 6 महीनों अप्रैल से सितंबर में भारत के चालू खाते में घाटा जीडीपी के 2.7% के स्तर पर रहा, जबकि 2017-18 की इसी अवधि में यह 1.8% था। भुगतान संतुलन में सुधार हेतु रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 1994 को रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबद्ध विभिन्न पहलुओं पर विचार हेतु आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस तारापोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 20 मार्च 2006 को किया गया था। व्यापार नीति 2015-16 के केंद्रीय बजट में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 2015 से 20 की अवधि के लिए नई विदेश व्यापार नीति FTP की जिक्र की गई है। ये भी आप करंट के अकॉर्डिंग ही पूरा पढ़ेंगे। व्यापार नीति 2015-20 की अवधि के लिए नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा 1 अप्रैल 2015 को की गई। इसमें विनिर्माण और सेवा निर्यात दोनों में सहायता प्रदान करना और व्यापार को अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है। नई विदेश व्यापार नीति का लक्ष्य 2019-20 तक भारत के निर्यात को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। इससे विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 3.5% तक हो सकेगी। विदेशी मुद्रा भंडार भारत के विदेशी विनिमय रिजर्व में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति FCA, स्वर्ण विशेष आहरण अधिकार पत्र SDR और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में रिजर्व ट्रांसपोजिशन RTP आते हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को प्रमुख करेंसियों जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और जापानी येन आदि में रखा जाता है। अमेरिकी डॉलर और यूरो दोनों हस्तक्षेप करेंसियां हैं, यद्यपि मुद्रा भंडार को केवल अमेरिकी डॉलर में अभिव्यक्त किया जाता है, जो इस प्रयोजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मूल्यमान हैं। 25 जनवरी 2019 को भारत के पास कुल विदेशी विनिमय कोष $398.178 बिलियन का था। सितंबर 2018 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण $510.4 अरब का था, जो मार्च 2018 के अंत में $529.7 अरब था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 19.3 अरब की कमी दर्ज की गई। मार्च 2018 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण GDP का 20.5% था, जो सितंबर 2018 में 20.8% हो गया। व्यापारिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में हुई ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया तथा इसका कार्य 1 मार्च 1947 से शुरू हुआ। अप्रैल 2017 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 189 थी। 189वां सदस्य जो था वो नौरू था। IMF का कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना है। IBRD अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई। अप्रैल 2017 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। IBRD को ही अन्य संस्थानों के साथ मिलाकर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारा जाता है। इन संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण है। इसका उद्देश्य विश्व युद्ध से जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुनर्निर्माण तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है। इस समय यह सदस्य देशों में पूंजी निवेश में सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन संतुलित विकास को प्रोत्साहन करने में लगा है। GATT अर्थात प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 30 अक्टूबर 1947 को हुआ और 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ। GATT के मूल सिद्धांत थे समान प्रशुल्क की नीति, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना तथा व्यापारिक वाद विवाद का लोकतांत्रिक तरीके से निपटारा करना। 12 दिसंबर 1995 ईस्वी को GATT का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसका स्थान WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया।
WTO का मुख्यालय जेनेवा में है तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। और ये करंट के अकॉर्डिंग देखेंगे 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान WTO का 164वां सदस्य बना। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च संस्था है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की सर्वोच्च संस्था है। सभी सदस्य देशों के मंत्री इसके सदस्य हैं। इस संस्था की प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी।